लिस्बन में स्टारफिश के ऑफिस में। आप हमेशा से पूछते थे कि हमें पोर्चुगल में जो आपका ऑफिस है वो कहाँ पर है, कैसे, क्या उसकी लोकेशन है, आप ये सारे क्वेश्चन पूछते थे। तो वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑफिस देखते हैं। तो ये है इसकी मेन एंट्री, ये कॉमन एरिया है यहाँ पे। ये है हमारे ऑफिस की एंट्री और ये जो होती है सिर्फ फिंगरप्रिंट से होती है। ये हमारा रिसेप्शन एरिया है, ये वॉशरूम है मेंस का थोड़ा अजीब है, प्रॉपर्टी डीलर लग रहा है नहीं। ये लेडीज़ का, ये हमारा कैबिन है, यहाँ पे हम एंटर करते हैं और यहीं पे आप सभी से मिलते हैं। ज़्यादातर यहीं पे मीटिंग होती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ खाने वाने का मन करता है तो हम कॉमन सिटिंग एरिया यहाँ पर बैठ जाते हैं। तो हाँ, कभी लंच करना हो, मीटिंग करनी हो, कभी कॉफ़ी पीनी हो तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये हमारा जो ऑफिस है वो है एमेडोरा में, यानी लिस्बन के पास। लिस्बन से बिल्कुल, लिस्बन क्या है, इसके सैटेलाइट टाउन से चारों तरफ से घिरा हुआ है, छोटे छोटे सैटेलाइट टाउन से। तो लिस्बन का एक सैटेलाइट टाउन है जिसका नाम है एमेडोरा। तो एमेडोरा में ये हमारा ऑफिस है। इन केस अगर आप पोर्चुगल में हैं और टीआरसी, रेजिडेंसीज या किसी भी चीज़ में इंक्लूडिंग एकोमोडेशन वगैरह में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विल ट्राई आवर बेस्ट। आप सभी का स्वागत है। अगस्त 23 में ऐसे कौन से देश हैं जहाँ के वीज़ा सक्सेस रेट बहुत हाई चल रहे हैं इस वक्त। तो अगर आप वीज़ा लगाना चाह रहे थे, इस वीडियो को एंड तक देखें। क्या जिस देश में आप जाना चाह रहे हैं अगर वो इस लिस्ट में है तो ये राइट टाइम है उस देश में वीज़ा अप्लाई करने का। नंबर 10 पे है क्रोएशिया, जो न्यू शेंगन एंट्री। क्रोएशिया का वीज़ा सक्सेस रेट इंप्रूव हुआ है। जब ये शेंगन नहीं था तब ये काफ़ी स्ट्रिक्ट था, अब ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। वीज़ा सक्सेस हमने देखा है थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। तो अगर आप क्रोएशिया वीज़ा लगाना चाह रहे थे तो आप लगा सकते हैं। अब इसमें किन चीज़ों का ध्यान देना है, कितना नहीं देना है, ये वीडियो के एंड में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। 9th में फिलीपींस। फिलीपींस एक साउथ एशियन कंट्री है और फिलीपींस का भी आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोगों को वीज़ा नहीं मिलता है, बट ये फिलीपींस अगर आप जाना चाह रहे थे इनका वीज़ा सक्सेस रेट भी अच्छा चल रहा है। नंबर 8 पे है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का एक्चुअल में पिछले 1 साल से ही अच्छा चल रहा है, मैं इसको बुरा नहीं कहूँगा। अगर आप साउथ अफ्रीका जाना चाह रहे थे तो अपनी फाइल को थोड़ा सा प्रिसाइसली बनाइएगा। साउथ अफ्रीकन हाई कमीशन जो है वो आपकी फाइल को बहुत अच्छे से चेक करता है। डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। अक्सर ये देखा गया है प्रोफाइल की वीकनेस से नहीं, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन की वजह से ज्यादा रिफ्यूज होते हैं साउथ अफ्रीका के केसेस। तो साउथ अफ्रीका अगर आप जाना चाह रहे हैं तो एक अच्छा समय है। नंबर 7 पे है ब्राजील। अगर आप ब्राजील जाना चाह रहे हैं, अगेन इट्स अ वेरी गुड टाइम। इनफैक्ट ब्राजील से इन्विटेशन बेस्ड वीजा तो हमने देखे हैं कि उनका रिफ्यूजल आ ही नहीं रहा है। आई मीन ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, इक्का दुक्का आता रहता है, बट अप्रूवल रेट इज वेरी हाई फॉर ब्राजील। तो इन्विटेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर आपके फ्रेंड है वो आपको इन्वाइट करने के लिए तैयार है और आप वहाँ पे जाना चाह रहे हैं तो ब्राजील जाना आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। आई मीन ब्राजील का वीज़ा अप्लाई करना आपके लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि इट इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड कि उनका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। नंबर 6 पे जापान। डेफिनेटली पहले जब ये एकदम से ओपन हुआ था तो थोड़े टाइम के लिए इट वॉज वेरी इजी, फिर एकदम से इसने वीज़ा देने बंद कर दिए थे। जो भी वीज़ा जगह वही रिफ्यूज़ हो रहा था। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि शुरू में जो लोग गए थे उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, ओवरस्टे कर दिया, जिसकी वजह से थोड़े से सख्त हो गए। अब जापान का क्या है, अब मिक्स है, यानी ना ही बहुत स्ट्रिक्ट है ना ही बहुत ईजी है। बट हमने अपनी लिस्ट में से क्यों रखा हुआ है? क्योंकि जापान के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, कंसर्न्स हमारे पास आते हैं। भी हम जापान लगाएं ना लगाएं, लगाएं ना लगाएं, तो डेफिनेटली आप लगा सकते हैं, एक राइट टाइम है। अगर आपकी प्रोफाइल वही है जो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाले हैं तो डेफिनेटली आप लगाइए। नंबर 5 पे है अनदर शेंगन कंट्री, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड का भी सक्सेस रेट इस वक्त ठीक चल रहा है। अगर आप स्विट्जरलैंड जाना चाह रहे थे तो ये सक्सेस रेट इसका ठीक है। ये नहीं कि सभी वीज़ा आ रहे हैं या सभी रिफ्यूज़ हो रहे हैं। आई मीन टू से मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर गेटिंग वीज़ा, लेकिन थोड़े बहुत रिफ्यूजल तो आ ही रहे हैं। नंबर 4 पे यूके, जो हमारी पुरानी लिस्ट में और ऊपर था, नंबर 1 पे था ये। यूके सबसे ज़्यादा वीज़ा अवॉर्ड कर रहा था 2021 में, 22 में, बट 23 में स्ट्रिक्ट हुआ है। अगेन वही सेम रीज़न, काफ़ी लोगों ने डिफॉल्ट किया और स्टे किया, जिसकी वजह से इनकी फ्यूचर वीज़ा पॉलिसीज जो है वो चेंज हुई। तो जैसा कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं, आप लोग हम इस वीडियो के थ्रू बताते हैं कि क्यों अगर कोई ओवरस्टे कर जाता है या अपने वीज़ा को वहाँ पर जाके चेंज कर देता है या फिर वापस नहीं आता है टाइम से, तो आने वाली पॉलिसीज, आने वाले लोगों के लिए वीज़ा टफ होते चले जाते हैं। वो यही रीज़न होता है। नंबर 3 पे है कनाडा। ये थोड़ा हैरानी वाली बात है, राइट? आप सोच रहे होंगे, यस हैरानी वाली बात है, बट ये टूरिस्ट वीज़ा के लिए नहीं। कनाडा का जो हाई सक्सेस रेट है होता है वो सबसे ज़्यादा फैमिली वीज़ा के लिए। अगर आपकी वहाँ पे फैमिली रहती है, जिनको वहाँ पर जाए हुए रीजनेबल टाइम हो चुका है, जिनसे आपको मिले हुए रीजनेबल टाइम हो चुका है, जिनके पास वहाँ की नेशनैलिटी या एटलीस्ट पीआर है, और वो अगर आपको स्पॉन्सर करते हैं और आप उनके ब्लड रिलेटिव हैं, तो यकीन मानिए कनाडा का इस वक्त बहुत अच्छा समय है और आपको वीज़ा मिलने के चांसेस आर वेरी हाई। सेकेंड है स्टूडेंट वीज़ा पे।
स्टूडेंट वीज़ा पे भी अभी ये सारी न्यूज़ जो चल रही है कि कनाडा में कैसे लोगों ने फेक वीज़ा डाले, फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कितने सारे लोग वहाँ पे पहुँच गए। अब वहाँ पे डिप्लोमेटिक इशू हो गया कनाडा और इंडिया के बीच में ये, कि भाई फेक डॉक्यूमेंट के बीच में अब आए, हम इनको डिपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया कह रहा है ये तो आप ही की गलती थी, पहले वीज़ा नहीं देना चाहिए था आपको। अगर आपके पास फेक डॉक्यूमेंट्स आए हैं तो आप एक्शन लें, हम एक्शन लेंगे। लेकिन इसका जो खामियाजा है ये बच्चों को नहीं पड़ना चाहिए। जो बच्चे आपके पास आए हैं हमारे देश से वीज़ा लेके, तो आपको थोड़ा सा उनके लिए सॉफ्ट होना होगा और उनको एक अपॉर्चुनिटी देनी होगी। तो ये डिप्लोमेटिक टसल चल रही है, बट इसका देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकलता है। तो उससे आने वाली एप्लीकेशंस के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है? हाँ, फर्क पड़ रहा है, सिर्फ क्रॉस चेकिंग ज़्यादा हो रही है, दैट्स ऑल। अगर आपकी प्रोफाइल जेन्युइन है, डॉक्यूमेंट जेन्युइन है ना, तो सक्सेस रेट ऑफ कैनेडियन स्टूडेंट वीज़ा इज़ वेरी हाई राइट नाउ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पे है यूएसए, राइट। यूएसए, अगर आपको मैं एक बात बोलूँ कि यूएसए में वीज़ा जितने भी वो कंट्रीज लगाते हैं जहाँ के लिए वीज़ा चाहिए होता है यूएसए का, आई मीन काफ़ी सारी नेशनैलिटीज़ है जिनको यूएसए का वीज़ा चाहिए नहीं, जैसे यूरोपियंस है, जापानीज, ऑस्ट्रेलियंस, इनको चाहिए नहीं, ब्रिटिश वगैरह, ये सीधा जा सकते हैं, करेक्ट। बट बाकी दुनिया को तो चाहिए। तो बाकी दुनिया में सबसे हाई सक्सेस रेट जो है वो इंडिया का है, वन ऑफ द वेरी हाईएस्ट, जिनको वीज़ा सबसे कम रिफ्यूज़ होते हैं इंडिया के, यूएस के। तो इसलिए नंबर 2 पे अभी भी है ये। यहाँ पे फाइट अपॉइंटमेंट की ज़रूर हो रही है, लेकिन जिनको अपॉइंटमेंट मिल रही है उनका वीज़ा सक्सेस रेट इज़ ऑल्सो वेरी हाई। ऐसा नहीं कि रिफ्यूज़ किसी के नहीं हो रहे, इक्का दुक्का बीच में हमेशा रिफ्यूज़ होते ही हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल, मेजोरिटी ऑफ द एप्लीकेंट्स आर गेटिंग देयर वीज़ा इजीली। नंबर 1 पे है न्यूजीलैंड, राइट। ये पिछली वीडियो में भी हमने अनाउंस करा था। तो न्यूजीलैंड का ये अभी भी अच्छा टाइम है। अगर आप न्यूजीलैंड वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल अप्लाई करें। शॉर्ट स्टे में न्यूजीलैंड का जो सक्सेस रेट है ये पिछली हिस्ट्री के कंपैरिजन में, मतलब जितना मुझे याद है अब तक सबसे हाईएस्ट चल रहा है। तो न्यूजीलैंड का एक काफ़ी फर्टाइल टाइम है, आप चाहें तो इसका एडवांटेज ले सकते हैं। ऑलराइट, तो ये थे वो 10 देश जिनका वीज़ा सक्सेस हाई है। बट इसका मतलब क्या है कि हर एक को वीज़ा मिलेगा? नहीं, जिनकी प्रोफाइल अच्छी होगी। प्रोफाइल कैसे अच्छी होगी? छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहला है कि जिस भी कंट्री में आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट। लोग यहाँ पे इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट डालते हैं। कुछ कंट्रीज कहती हैं कि आपने आपको 3 साल के टैक्स रिटर्न दीजिए, वो 1 साल का टैक्स रिटर्न दे रहे हैं, और फिर उनका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो वो कहते हैं मुझे तो बताया था कि वीज़ा आसान होना चाहिए, बट मेरा तो रिफ्यूज़ हो गया। तो रिफ्यूज़ होगा ही इस केस में, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं करे। तो डॉक्यूमेंट कंप्लीट होनी चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट तो यही है। दूसरी, कि डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद वीज़ा अश्योर हो जाता है? नो, तब भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। दूसरा पॉइंट आ जाता है आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है, क्या होता है? इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे है कि स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाए कैसे। मैं इसका एक छोटा सा एलैबोरेशन आपको यहाँ पर भी दे देता हूँ। आपके जो अकाउंट बैलेंसेस हैं, आपके जो टैक्स रिटर्न है और आपके जो इनकम वाली फिगर्स हैं, ये आपस में कोरिलेट होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, आपकी कुछ ना कुछ ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे तो देखिए हर एक को शक रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं मिलते हैं, मिलते हैं, लेकिन डिसअप्रूवल रेट ज़्यादा होता है, अप्रूवल रेट थोड़ा कम होता है। अगर आपका पासपोर्ट यूज्ड है, आप थोड़े बहुत आपने ट्रैवल किया हुआ है, तो उससे आपके चांसेस ही इंक्रीज होते हैं वीज़ा होने के। थर्ड पॉइंट हो जाता है कि आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, ये वाला पॉइंट, कि आपके ऊपर कितने डिपेंडेंट्स हैं या आपके वापस आने के चांसेस कितने स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर आप मैरिड होते हैं, अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, पूरी फैमिली को एक साथ ले जाना भी एक हमारी तरफ से एडवाइजेबल नहीं होता, क्योंकि उस केस में काउंसलर को ये लग सकता है कि वहाँ पर जाके आप अपना कोई सेटअप ना ढूंढें। तो पूरी फैमिली को एकदम से ना ले जा करके एक आधे मेंबर को पीछे छोड़ना एडवाइजेबल होता है। ये बड़ी ऑड सी बात है, मुझे बहुत पर्सनली बहुत ऑड लगती है। जैसे कि किसी ने अपनी पूरी फैमिली के साथ ट्रैवल करना हो, वो बेचारा ट्रैवल ही नहीं कर सकता। आई नो, और आपको भी लग ही रहा होगा, बट लेकिन अगर काउंसलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो उनकी मजबूरी है ये सब करना, क्योंकि हमारे यहाँ से एक्चुअल में डिफॉल्ट रेशियो काफी हाई है जो पूरी फैमिलीज के साथ जाते हैं, इसलिए उनको मजबूरी में सब करना पड़ता है, अदरवाइज कौन करना चाहता है। ओके, तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, ये आपकी प्रोफाइल और फाइल से रिलेटेड है। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, खासतौर से ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, दे शुड मेक सेंस। आपकी ट्रैवल आइटनरी इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आपका जो कवर लेटर है, इट शुड बी वेरी नीटली डिजाइंड। आप ऐसी इंटरनेट से कॉपी पेस्ट मत करें। आप यकीन माने, कवरिंग लेटर और जो ट्रैवल आइटनरीज है ना, ये मेजोरिटी ऑफ द रीजंस होते हैं रिफ्यूजल के। जो अच्छी प्रोफाइल्स होती है उन पे भी रिफ्यूजल इन्हीं की वजह से आ जाते हैं। कवरिंग लेटर का हर बार फॉर्मेट अलग होता है, कोई एक सिंपल फॉर्मेट तो है ही नहीं। अगर एक कॉमन फॉर्मेट चलता जा रहा है ना, फिर अभी सक्सेस है तो आगे जाके उसी पे ही रिफ्यूजल मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हर कोई कॉपी करना शुरू कर देता है उसको। तो फॉर्मेट चेंज होते रहते हैं। हम यहाँ पे अपने ऑफिस में बड़ा ध्यान रखते हैं इस चीज का। वी कीप ऑन चेंजिंग द फॉर्मेट्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। वो इसीलिए क्योंकि हमें पता है एक फॉर्मेट जो होता है वो बहुत यूज हो जाता है। तो इस चीज़ का हम पर्टिकुलरली ध्यान रखते हैं और आपको भी ध्यान रखना चाहिए। और ट्रैवल आइटनरी वाला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था, ट्रैवल आइटनरी जैसे हमने पुरानी वीडियोस में भी डिस्कस करा, वो सीजनल होती हैं। एक कोई कॉमन ट्रैवल आइटनरी नहीं होती जो पूरे साल चल रही होती है। यूरोप में आप जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, तो वहाँ पे कई ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जो विंटर्स में रिकमेंडेड नहीं है। वहाँ पे आप करेंगे क्या,
वहाँ पे सारा कुछ फ्रोजन होगा, जो समर्स में ही देखी जा सकती हैं। तो ऐसे केसेस में ट्रैवल आइटनरी सीजनल बन जाती हैं। काफ़ी सारी हमने ट्रैवल आइटनरी साउथ ईस्ट एशिया की भी देखी हुई हैं, बल्कि काफ़ी सारी जगह पे हमने खुद पर्सनली नोटिस करा है कि अगर साउथ ईस्ट एशिया जैसे नॉर्मल सी जगह पे जहाँ पे इजीली वीज़ा मिल जाता है, वहाँ पर अगर इतना ट्रैवल प्लान चेंज होता है, तो उन देशों का क्या है जिनका वीज़ा थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है, राइट। तो हर जगह ये चीज़ आप नोटिस करेंगे। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ट्रैवल आइटनरी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जस्ट लाइक एसओपी यानी आपका कवर लेटर। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दें। तो मुझे उम्मीद है ये सारी 10 कंट्रीज, ये इजी वीज़ा कंट्रीज जो इस समय अगस्त की है, इनको समझने में आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो अगर आप इनमें से कहीं भी किसी भी देश का वीज़ा लेना चाहते हैं, पहली बात तो खुद कर सकते हैं। इस चैनल पे ढेरों वीडियोज़ है जो आपको गाइड करेंगी स्टेप बाय स्टेप। और अगर आप हमारी प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहते हैं, हमारा असिस्टेंस लेना चाहते हैं, हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो दी हुई डिटेल्स पे हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे।